नमस्कार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदुलुम रांची से आप लोगों का सादर अभिवादन। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की इस महामारी में आप लोगों का स्वागत एवं वंदन है। जैसा कि मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों के बीच मैंने यह वीडियो प्रतिदिन भेज रहे हैं। मुझे आशा है और विश्वास भी है कि आप लोग इसको ऑनलाइन सुनते होंगे और मुख्य पॉइंट को नोट भी करते होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको कोर्स 1 के अंतर्गत मतलब बाल्यावस्था एवं उसके विकास के अंतर्गत मैंने आपको यूनिट 4 बुद्धि क्या है इसके बारे में मैंने विस्तार से वर्णन किया हूँ। जहाँ तक बातें आती हैं कि बुद्धि का संबंध विचार से है, समझ से है, चिंतन से है, कल्पना से है, तर्क से है, व्यवहार से है, समायोजन से है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को परिभाषित भी इसी रूप में भी किए हैं। आज उसी क्रम में मैं पिछली वीडियो में बुद्धि के कारक कौन है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उसमें मैंने आपको करीब 5 कारक की व्याख्याएं वर्णन कर चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारक बचे थे, इसलिए मैंने आज कारक का बुद्धि के कारक के द्वितीय भाग को के कारक पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बुद्धि के कारक में नेक्स्ट पॉइंट है कि जन्म क्रम और बुद्धि, मतलब जन्म और क्रम से बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तमाम मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन भी किया है कि जन्म और क्रम से बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जन्म और क्रम से बुद्धि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर इस दिशा में जो मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है और अध्ययन से पता भी लगाया है, पता चला भी है कि पहली संतान माँ के गर्भ से जब पहली संतान जन्म लेता है, जन्म क्रम की बातें कर रहे हैं,
ध्यान से सुनिएगा, मुख पॉइंट कर नोट भी करिएगा। पहली संतान अन्य संतानों की अपेक्षा अधिक बुद्धि वाली होती है। माँ के गर्भ से जो जन्म लेता है बच्चा पहला, वो अन्य संतान की अपेक्षा बुद्धि में तीव्र होता है। बातें आती हैं ऐसा क्यों? लेकिन अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि अपरिपक्व माता पिता की जो संतानें बौद्धिक दृष्टि से अपरिपक्व होती हैं। दो बातें आ गई। पहली संतान जन्म लेता है तो उसकी बुद्धि तीव्र होती है, तो इसका मतलब कि माता पिता का अपरिपक्वता, जैसे जैसे परिवार में बच्चे का जन्म होता है उस तरह उसकी बुद्धि का विकास भी होता है। अध्ययनों से पता चला है कि जब अपरिपक्व माता पिता की संतानें बौद्धिक दृष्टि से अपरिपक्व होती हैं, मतलब व्यक्ति को अपरिपक्वता बुद्धि को प्रभावित करती है। ये भी देखा गया है कि 28 वर्ष की अवस्था तक के मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके बताया है कि 28 वर्ष की अवस्था तक के माता पिता की जो संतानें हैं उतनी बुद्धिमान नहीं होती हैं, जितनी कि इससे अधिक आयु के माता पिता की संतानें होती हैं। मतलब माता पिता की उम्र अधिक है तो उनके संतानों की बुद्धि भी अधिक होगी। अनुभव बढ़ते हैं वंशानुक्रम से। एक अध्ययन हुआ है इस पर 1973 ईस्वी में। वह अध्ययन नीदरलैंड के लगभग 4000 प्रयोगों पर किया गया था। यह निष्कर्ष जो निकला कि वास्तव में जन्म क्रम पर बुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, तो नीदरलैंड के 4000 प्रयोगों पर अध्ययन किया गया और ये निष्कर्ष भी निकला कि जिन बच्चों का जन्म क्रम में स्पष्ट कहा कि जिन बच्चों के जन्म क्रम में पहला स्थान होता है, माँ के गर्भ से जो बच्चा जन्म ले रहा है उसका पहला जो स्थान होता है, उसकी IQ मतलब बुद्धि लब्धि जन्म क्रम में द्वितीय स्थान वाले बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। नीदरलैंड के अध्ययन करके बताया गया कि पहला बच्चा जन्म लेता है तो दूसरे बच्चे से उसकी बुद्धि तीव्र होती है। असेम वही बात, द्वितीय स्थान पर जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका भी जन्म क्रम उसी प्रकार तृतीय स्थान पर जन्म लेने वाले बच्चे की अपेक्षा अधिक होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि तृतीय स्थान वाले जो बच्चा की अपेक्षा जो उसका बुद्धिलब्धि अधिक होती है, तो इसका मतलब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि बालक के बुद्धि पर जन्म क्रम का अधिक प्रभाव पड़ता है। उस आधार पर उसका IQ लेवल भी कम होता है तृतीय स्थान वाले बच्चों को।
तो इस प्रकार के परिणामों पर परिवार के आकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ जन्मक्रम का प्रभाव पड़ता है, परिवार के आकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि बालक की बुद्धि पर उसके जन्मक्रम का प्रभाव पड़ता है। इसी दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण कारक वैज्ञानिकों ने और रखा। वह कारक परिवार का आकार और बुद्धि। क्या परिवार के आकार का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है? मनोवैज्ञानिकों ने उसने कहा कि परिवार का आकार जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, कितनी अच्छी बातें उन्होंने कहा कि परिवार का आकार जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बच्चों की बुद्धि स्तर निम्न होता जाता है। सोचने की बात है। कहा भी गया है, कहावत भी है कि छोटा परिवार सुखी परिवार। इसका मतलब कि परिवार का आकार जितना बड़ा होगा, बालक की बुद्धि उतनी निम्न स्तर की होती चली जाती है। बात लगी ऐसा क्यों होता है? आप लोगों से प्रश्न आएगा, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यही है कि प्रश्न तो यह है कि परिवार का आकार बड़ा होने से प्रश्न उठता है कि परिवार का आकार बड़ा होने पर बच्चों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती जितना परिवार का छोटा आकार होने पर मिलती है। प्रश्न यही उठता है, यही कारण है। परिवार का आकार बड़ा होने पर बच्चों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, इस कारण बालक की बुद्धि निम्न होती है और उतनी अच्छी से देखभाल भी नहीं हो पाता है। यही कारण है। और दूसरी बात ये आती है कि अगर परिवार का आकार बड़ा होने पर माता पिता बच्चों की उतनी देखभाल नहीं कर पाते हैं। कितनी अच्छी बात है कि अगर परिवार का आकार बड़ा है तब माता पिता अपने बच्चों की देखभाल उचित ढंग से नहीं कर पाते हैं जितना कि छोटा परिवार में हो सकता है। तो इसका मतलब कि कहीं नहीं कहीं परिवार का वातावरण उसे प्रभावित करता है। तीसरी बात है कि जब बच्चों की आयु का अंतर कम होता है, जब बच्चे के आयु के अंतर में कम होता है, तो एक बच्चा जन्म लिया तब तक दूसरा बच्चा जन्म लिया, तब तक तीसरा बच्चा जन्म लिया, कम से कम 3 से 4 वर्ष का अगर अंतराल नहीं मिलता है तब तो क्या होता है, तो माँ के बुरे स्वास्थ्य का, माँ का बुरा स्वास्थ्य होने के कारण माँ के बुरे स्वास्थ्य का बच्चे की बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। मतलब जितनी जल्दी जल्दी बच्चाएं जन्म लेते हैं 1 साल के अंतराल पर, तो वो माँ का जो बुरा स्वास्थ्य होता है वो बच्चे की बुद्धि को प्रभावित करता है और उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसकी बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। एक मनोवैज्ञानिक स्कॉट ने 1953 में एक बातें अपनी बृहद परिवार की बात रखा। 1953 में स्कॉट ने कहा कि अगर बृहद परिवार के बौद्धिक विकास को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है, एक बृहद परिवार है
तो बालक की बुद्धि को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है। दूसरी और कि एक माता पिता के बच्चों में यदि आय का अंतर अधिक है तो, माता पिता के बच्चों में आय का अंतर अधिक है तो, और बच्चों के खेलने खाने पीने की उचित व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने आदि की सुविधाएं हैं, और साथ ही साथ बच्चों का जो देखभाल उपयुक्त प्रबंधन है, देखने का उपयुक्त साधन है, प्रबंध है, तो निश्चित ही ऐसे बच्चों की बुद्धि का विकास उन बच्चों की अपेक्षा अधिक होगा जो अपने माता पिता की अकेली संतान है। देखिए कितनी अच्छी बातें इस कार्ड में बातें रखी हैं आप लोगों के सामने, कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका एक बच्चा है तभी आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छे उसके बुद्धि का विकास करवा सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। यदि बच्चे और माता पिता का अच्छा वातावरण, अच्छे देख रेख में पल रहे हैं तो अकेली संतान से कहीं ज्यादा बृहद परिवार का बच्चा भी आगे निकल सकता है। और उन्होंने उपयुक्त प्रबंध, बालकों के देख रेख का उपयुक्त प्रबंध है तो कोई जरूरी नहीं कि अकेला बच्चा ही अच्छा निकलता है, दो बच्चे भी अच्छे निकल सकते हैं। इस काट ने अपनी बातें कहा। अब बुद्धि, बच्चों की जो बुद्धि का विकास उन बच्चों से कहीं कम नहीं होता है जो बच्चे अकेले बच्चे को अधिक लाड़ प्यार मिलता भी है, बिगड़ भी सकते हैं अगर अच्छा वातावरण ना मिला तो। ये परिवार का आकार और बुद्धि की, एक बुद्धि के कारक थे। इसी क्रम में मैंने अगले कारक की जब बातें करेंगे तो बुद्धि तथा स्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक कहावत भी है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की बातें, अस्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर की बातें, ये बुद्धि को प्रभावित करती है। जैसे अगर दैनिक जीवन की बातें हम करते हैं कि दैनिक जीवन के अनुभवों में यह देखा गया भी है और देखते भी हैं कि स्वास्थ्य जितना ही अच्छा होता है, दैनिक जीवन की बातें करिए, स्वास्थ्य जितना ही अच्छा होता है उतनी ही आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं, आपकी बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं। अगर नहीं डालते तो आपको ये उदाहरण भी नहीं दिया जाता कि वास्तव में स्वास्थ्य जो है एक कारक। अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यक्तित्व और बुद्धि को प्रभावित करता है। बच्चों की जो बुद्धि का विकास उसी रूप में होता है, अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो उसका अच्छा होता है, अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो बुद्धि का विकास भी अच्छा नहीं। इसीलिए बुद्धि और स्वास्थ्य को स्पष्ट रूप में रखा गया, इसको अलग नहीं कर सकते। जब मैंने यदि दुर्बल स्वास्थ्य वाले बच्चों की तुलना करते हैं कि दुर्बल स्वास्थ्य वाले बच्चों की बुद्धि का विकास जो है दुर्बल ही होता है, दुर्बल ही रहता है, अगर ऐसा नहीं होता तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास कैसे होता? क्यों ये चीजें रखी जाती? इसलिए
आपके सिलेबस में है मानसिक स्वास्थ्य। इस पर लेक्चर होगा नेक्स्ट अगले दिन कभी समय मिलने पर। तो इसीलिए हम बताते हैं कि वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। क्या एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बालक की बुद्धि को प्रभावित करता है? क्या एक अस्वस्थ व्यक्ति या बालक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या उसकी बुद्धि को प्रभावित करता है? ये चीजें विस्तार से आप लोगों को समझ आएगी। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य बुद्धि को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य ही उसके जीवन का उपहार है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने स्वास्थ्य पर अधिक, अरस्तु ने भी जोर दिया। अरस्तु ने तो अपनी परिभाषा ही प्रस्तुत किया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होना ही शिक्षा है। अगर स्वस्थ मस्तिष्क नहीं है तो उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता, स्वस्थ शरीर नहीं है तो उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होता। इसलिए मन और मस्तिष्क को स्वस्थता प्रदान करना ही एक बहुत बड़ा उपहार है। इसलिए व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा मस्तिष्क को विकसित करता है, बुद्धि को विकसित करता है। इसलिए स्वास्थ्य और बुद्धि को एकरूपता प्रदान की गई। इसी एकरूपता के बल पर व्यक्ति अपनी बुद्धि को प्रभावित करता है, बुद्धि को विकसित करता है। और आप लोगों के समक्ष भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगर स्वस्थता की बात करते हैं बुद्धि पर, मां के गर्भ में बच्चा पल रहा है, अब मां को कोई उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हो। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं, गर्भावस्था की बातें मनोवैज्ञानिकों ने रखा है कि मां के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, अगर मां को कोई अस्वस्थता उसके शरीर में आ रही है, कोई चोट पहुंच रही है, मस्तिष्क पर चोट लग रही है, कोई भी दिक्कत होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो बताइए कि जब माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जब माँ को चोट लगती है तो वो प्रभावित हो जाता है। तो आप तो अनुमान लगा सकते हैं कि जब हमारा ही स्वास्थ्य अस्वस्थ रहे, हम स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तब मुझे स्वयं प्रभावित नहीं करेगा? सोचने की बात है। इसलिए स्वास्थ्य अच्छा ही व्यक्ति की बुद्धि को प्रभावित करता है। इसलिए स्वास्थ्य पर और बुद्धि पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, देखने को भी मिलता है। कोई बच्चा जन्म से ही वह स्वास्थ्य के प्रति अचेत रहते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं जन्म के बाद, तो उस बच्चे का जो मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, उस पर भी ये अध्ययन और विचार भी किए गए हैं। इसी क्रम में जो बुद्धि की कारक है, जब उसकी बातें हम करते हैं तो अपरिपक्व वाले और अपरिपक्व बच्चे और बुद्धि, क्या अपरिपक्व बच्चे का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है? इसमें ये बातें अपरिपक्वता की जब बातें आती हैं, बच्चा अपरिपक्व है तो बुद्धि पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसमें मनोवैज्ञानिकों का जो विचार है
कि जिन बच्चों का जो जन्म 9 माह से पूर्व हो जाता है, कितनी अच्छी बातें मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके बताया है। क्योंकि 9 महीने से पूर्व जन्म लेना अपरिपक्वता को दर्शाता है। जब बालक 9 महीने से पूर्व जन्म ले लेता है, 7-8 महीने तक, कभी कभी आपको सुनने को भी मिलता होगा या कभी आप लोगों के समक्ष ये घटना भी घटी होगी कि 9 माह से सुनते भी हैं कि फला के लड़का पैदा हुए हैं, लेकिन वह 9 माह से पहले पैदा हो गया है, 7 महीने में या 8 महीने। तो ऐसे ही बालक अपरिपक्व होते हैं, उसी को अपरिपक्व कहा गया है। तो मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि 9 महीने से पूर्व जो बालक माँ के गर्भ से जन्म ले रहा है, उनकी बुद्धि का विकास उपयुक्त ढंग से नहीं हो पाता है। स्पष्ट कहा कि माँ के गर्भ से 9 महीना पहले जो बच्चा जन्म ले रहा है, उसकी बुद्धि का विकास उपयुक्त ढंग से नहीं हो पाएगा। अगर इस पर अध्ययन भी उन्होंने कहा, परंतु हावर्ड और आरेल, मनोवैज्ञानिक हावर्ड और आरेल ने 1952 में एक अध्ययन करके बताया। एक अध्ययन के अनुसार उन्होंने यह सिद्ध किया है कि अपरिपक्व पैदा हुए बच्चे, कितनी अच्छी बातें उन्होंने 1952 में बताया कि अपरिपक्व पैदा होने वाले या हुए बच्चे बुद्धि एवं अन्य बच्चों की अपेक्षा उनकी बुद्धि, देखिए कितनी अच्छी बात है, 1952 उनकी बुद्धि अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण होती है, कम होती हैं, तीक्ष्ण होती है। बुद्धि तीव्र नहीं होती, कम होती है, तीक्ष्ण होती है। जब इन मनोवैज्ञानिकों की बात हम हो गए उपयुक्त हो भी सकती है, ये उपयुक्त हो सकती हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि अक्सर देखने को मिलता है, देखा भी गया है कि 9 महीने की अवधि से कुछ पहले ही बच्चों के मस्तिष्क का विकास काफ़ी कुछ हो चुका होता है। 9 महीने की अवधि से कुछ पहले बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है, और 9 महीने पर जो बालक जन्म लेता है, 9 महीने पर उसकी मस्तिष्क, उसकी बुद्धि अपरिपक्व होते हुए भी परिपक्वता की ओर विकसित होते हैं, क्योंकि उसका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ता नहीं है, और उसको जिस आधार आप उसको पालेंगे, उसकी बुद्धि का विकास परिपक्व अवस्था तक होता चला जाएगा। जिसे शिक्षा कहते हैं, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। उसी तरह बालक परिपक्व होते हुए कुछ न कुछ हो सकता है। ये अपरिपक्व बच्चों और बुद्धि पर इसका क्या कारक प्रभाव पड़ता है, ये स्पष्ट रूप से आप लोगों के समक्ष एक दर्पण की तरह रखा गया, दिखता भी है, ये होता भी है। अपरिपक्वता क्या है? अच्छे तरीका से बात न करना। लोग उदाहरण देते हैं कि ये बच्चा अभी परिपक्व नहीं है, इसमें अपरिपक्वता है, धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आ जाएगी। जब बात करने के तरीका से आपको कोई व्यक्ति अपरिपक्व कह देता है, लेकिन जब आपका जन्म अपरिपक्वता में हो रहा है, तब कैसे आशा करेंगे कि मैं बुद्धि के विकास हूं? अपरिपक्वता नहीं कर सकते।
इसलिए अपरिपक्व बच्चे का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में मैं बातें करेंगे कि दैनिक कारक, बुद्धि को प्रभावित करने वाले एक दैनिक कारक भी है। मैंने आपको वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की बातें कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। उसके अन्य सामाजिक कारक जो भी बता चुका हूँ। उसमें दैनिक कारक क्या है, कैसे दैनिक कारक हो, यह है जिसे दीर्घकालीन कर सकते हैं। कि दीर्घकालीन ये 1936 ईस्वी में यह देखा गया है कि वास्तव में जो बौद्धिक विकास और शारीरिक स्थिति में न्यूनतम संबंध है, 1936 ईस्वी में शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास की जो स्थिति है उसमें न्यूनतम संबंध है। जब उन्होंने अध्ययन किया कि 14-15 वर्ष की अवस्था में यह संबंध और अधिक घट जाता है। जो दैनिक कारक हैं, 14-15 वर्ष की अवस्था में इसका जो संबंध वह घट जाता है। एक अन्य अध्ययन में ये भी बताया गया, एक अन्य अध्ययन जो किया गया था वह 1942 ईस्वी। यह सिद्ध करने का प्रयास भी किया गया कि मस्तिष्क में जो कुछ बौद्धिक विकास के महत्वपूर्ण संबंध है, मस्तिष्क में जो कुछ बौद्धिक विकास के कुछ जो महत्वपूर्ण संबंध है, इस अध्ययन में मस्तिष्क की जो तरंगों और बुद्धि में, मस्तिष्क के तरंगों और बुद्धि में धनात्मक सहसंबंध प्राप्त हुआ है। बालक के बौद्धिक विकास में मस्तिष्क की तरंगों और बुद्धि, मस्तिष्क के जो तरंग हैं उसमें धनात्मक सहसंबंध विकसित हुआ है। अब विकसित होता है दैनिक जीवन में। बालक का दैनिक जीवन, दिनचर्या, दैनिक जीवन क्या है, बौद्धिक विकास और शारीरिक स्वास्थ्य की बातें आती हैं। तो ये चीज़ें आपके मस्तिष्क में शारीरिक स्थिति की बातें जब आती हैं, वो व्यक्ति के मस्तिष्क की तरंगों और उसकी बुद्धि में सहसंबंध, धनात्मक संबंध स्थापित होता है। इसी क्रम में मेरा कारक लास्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। समाप्त होने की कगार पर आज मैं बुद्धि के कारक को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट दिन अगले पॉइंट लेकर आप लोगों के समक्ष, टॉपिक लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होगा। इसी क्रम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्धि और व्यक्तित्व। देखिए, बुद्धि और व्यक्तित्व मतलब क्या व्यक्तित्व का भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है या बुद्धि का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है? मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है अगर प्रभाव, एक देखिए बुद्धि का भी एक यूनिट है। कितनी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंटें हैं कि बुद्धि और व्यक्तित्व, बुद्धि और व्यक्तित्व एक कारक हैं बुद्धि के, व्यक्तित्व एक कारक है बुद्धि का। क्या व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बुद्धि को प्रभावित करता है? तो प्रश्न आता है कि यस। अच्छे व्यक्ति का व्यक्तित्व और बुरे व्यक्ति का व्यक्तित्व, वो दोनों के लिए अलग अलग वो व्यक्तित्व उसका अलग अलग है। तो जब व्यक्तित्व की बातें आती हैं तो अध्ययनों में यह देखा गया है कि अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा की बातें आती हैं।
जिसका आईक्यू लेवल अधिक है, उसमें स्वतंत्रता की प्रवृत्ति विकसित होती है और क्या, प्रतिस्पर्धा की भावना अधिक होती है। अच्छे आईक्यू लेवल वाले बालक की स्वतंत्रता की भावना और प्रतिस्पर्धा, ये क्या है उसका व्यक्तित्व। साथ ही साथ अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चे मौखिक रूप से अधिक आक्रामक होते हैं। अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चे जो हैं वो मौखिक रूप से अधिक आक्रामक होंगे। मौखिक रूप से, लिखित रूप से नहीं, मौखिक रूप से अधिक आक्रामक होंगे। जब इन अध्ययनों में 1958 ईस्वी में यह पता चला कि यह देखा भी गया कि आईक्यू मतलब बुद्धिलब्धि और भिन्नता की मात्रा में कोई विशेष संबंध नहीं है। बुद्धिलब्धि और भिन्नता की मात्रा में कोई विशेष संबंध नहीं 1958 में देखा गया। और यह अध्ययन में यह भी देखा गया कि जो बालक जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करने वाला है या समाधान करने वाले होते हैं, कितनी अच्छी बातें कहा 1958 में कि जो बालक जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करने वाले होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि उतनी ही अधिक क्या होती है, विकास होता है। उनकी बुद्धिलब्धि का उतना ही अधिक विकास होता है। जब विकास की बातें आती हैं, मनोवैज्ञानिकों ने जब विकास की बातें करते हैं, क्या एक अच्छे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जो है अच्छे रूप में कर सकते हैं? तो आपसे उस तरफ से मनोवैज्ञानिकों की तरफ से ये अध्ययन हुआ है कि एक अच्छे व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी बुद्धि को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति का अच्छा स्वभाव ये व्यक्तित्व है। ये व्यक्तित्व है। दूसरों की भला करना ये व्यक्तित्व है। उसके अंदर लोभ न हो, यही व्यक्तित्व है। लोभी व्यक्ति का व्यक्तित्व लोभी ही होता है। उसमें जिज्ञासा की भावना हो, उसके गुण जो हैं लचीले हों, उसका व्यक्तित्व लचीला हो, उसका स्वभाव लचीला हो, उसके अंतर्गत अनुराग विकसित हो, उसमें आत्मविश्वास हो। जिसकी आईक्यू लेवल अधिक होगा वह बालक स्वतंत्रता और स्पर्धा की भावना उसमें विकसित होती है। उसकी सोच भी उच्च कोटि की होगी। व्यक्ति के व्यक्तित्व को अत्यधिक प्रभावशाली बनाना उसकी बुद्धि पर निर्भर है। अब बुद्धि व्यक्ति से संबंधित है। मनोवैज्ञानिकों जो 1958 में जो अध्ययन भी उन्होंने कहा था कि अधिक जो आईक्यू और भिन्नता वाले जो बच्चे हैं उसकी बुद्धि का विकास भी उतना ही अधिक विकसित होता है जितना कि उच्च कोटि के बालक। इसी आधार पर बुद्धि और व्यक्तित्व को मैंने स्पष्ट किया। यही बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। जहाँ तक कि मैंने आप लोगों के सामने बुद्धि को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिए हैं और व्यक्तित्व को भी स्पष्टता की ओर प्रभावित कर दिए हैं।
इसीलिए इस पर विशेष बल नहीं देते हुए मैंने इस कारक को यहीं समाप्त कर रहे हैं। और अगले दिन जो हम आप लोगों के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रखेंगे, आप लोगों के सामने अपना विचार रखेंगे बुद्धि से। अभी बुद्धि का समाप्त नहीं हुआ है, अभी बुद्धि आपका करीब करीब चलेगी लगभग 1 हफ्ता मान कर चलिए, तब कहीं उसको समाप्त किया जा सकता है। कई वीडियो आप लोगों के बीच में भेजी भी गई है। एक एक वीडियो का अध्ययन करके देखिए कि वास्तव में व्यक्ति की बुद्धि की जो कारक है वो व्यक्ति को किस रूप में प्रभावित करते हैं। आज मैं कारक समाप्त हो गए हैं, आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप लोगों का समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की।